सोशल पंडित में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछला वीडियो में देखा था हिस्ट्री का चैप्टर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप, और इसमें हम लोगों ने देखा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म के बारे में, जिसका एक छोटा सा टॉपिक छूट गया था जिसको मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ। और उसके बाद नेपोलियन का इम्पोर्टेंस, नेपोलियन का जो रोल है, और उसके साथ साथ नेपोलियन रूल के कुछ डिमेरिट्स भी थे, उसके बारे में भी हम लोग इस लेक्चर में जानेंगे। यानी ओवरऑल बात करें हम लोग तो पूरा का पूरा वीडियो नेपोलियन के ऊपर बेस्ड है कि नेपोलियन ने नेशनलिज्म को राइज करने के लिए जो भी काम किया यूरोप के अंदर, वो सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जैकोबिन क्लब की बात करते हैं। ठीक है, जैकोबिन क्लब की बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक एरर बता दूं कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, एस होगी। ठीक है, चलिए तो जैकोबिन क्लब की बात करेंगे। जैकोबिन क्लब की, तो ये वैसा एक क्लब था जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन इज द लार्जेस्ट पॉलिटिकल क्लब ऑफ द फ्रांस एंड अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप। यू नो, आप जान रहे हैं कि बहुत सारे रिफॉर्म्स फ्रांस के अंदर हुए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान, और वो जितने भी रिफॉर्म्स हुए उसमें जैकोबिन क्लब का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा था। ये एक पॉलिटिकल क्लब था और जितनी भी चीज़ें होती थी वो यहाँ से ही स्टार्ट की जाती थी। जैकोबिन क्लब का कॉन्सेप्ट होता था वो, और इतना ज़्यादा फेमस हो गया जैकोबिन क्लब, जैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन की न्यूज अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप में पहुंची तो वहाँ के लोग भी फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रेंच क्लब की तरह जैकोबिन क्लब को अपने कंट्री में एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया, क्रिएट करना शुरू कर दिया। और अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप में भी जैकोबिन क्लब की तरह ही बहुत सारी छोटी बड़ी क्लब बनता चला गया, पॉलिटिकल क्लब। अगर हम फ्रांस की जैकोबिन क्लब की बात करें तो फ्रांस की जैकोबिन क्लब भी कई जगहों पे मार्च करते हुए यूरोप के दूसरे पार्ट में जाकर के भी रिवोल्यूशनरी जो इंसिडेंट था उसको उन्होंने अंजाम दिया। जैसे हॉलैंड में जाकर के, स्विट्जरलैंड, इटली, इन सब देशों में जाकर के फ्रेंच क्लब जो कि जैकोबिन क्लब के नाम से जाना जाता है, ये वहां पे जाके भी नेशनलिज्म को राइज करने का प्रयास किया, वहां पे भी नेशनलिज्म के बातों को बताया। तो फ्रेंच क्लब, आप यूं कह सकते हो कि जैकोबिन क्लब से जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि जैकोबिन क्लब क्या है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जैकोबिन क्लब वाज द लार्जेस्ट पॉलिटिकल क्लब ऑफ द फ्रांस ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, ये आप बता सकते हो। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, मैंने आपको बताया था कि पूरा का पूरा वीडियो जो बेस्ड होगा वो नेपोलियन के ऊपर बेस्ड होगा, नेपोलियन के ऊपर बेस्ड होगा। मैंने क्लास 9th में आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि क्लास 9th में नेपोलियन और उससे रिलेटेड हम लोगों ने बात को जाना था। नेपोलियन का पूरा हिस्ट्री हम लोग क्लास 9th में ही हम लोगों को पढ़ना था, हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन फिर भी इस वीडियो में भी मैं आपको नेपोलियन से रिलेटेड उनका जो थोड़ा सा बैक हिस्ट्री है वो बताऊँगा। नेपोलियन जिनका जन्म 1769 नेपोलियन जिनका जन्म 1769 को कोर्सिका नामक आइलैंड पे होती है, जो कि बेल्जियम में फ्रांस के ऊपरी भाग यानी उत्तरी भाग में है। तो कोर्सिका नामक आइलैंड पे होने वाला नेपोलियन का जन्म, जिनके पिताजी का नाम था कार्लो बोनापार्ट। ठीक है, वैसे तो जन्म से कोई लेना देना नहीं है, जो भी होते हैं लोग कर्म से महान होते हैं, और नेपोलियन भी अपने कर्म से महान था। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जब प्रॉब्लम ये आई थी कि फ्रांस की गद्दी किसके हाथों में होगी, जबकि एक साल का जो उसका ये था रेन ऑफ टेरर की शासन चली थी, रॉबेस्पियर की शासन। फिर उसके कुछ ही दिनों के बाद जो है, कुछ ही वर्षों के बाद 1799 में नेपोलियन ने फ्रांस पे अपना अधिकार दिखाना स्टार्ट कर दिया, और 1799 में वो फर्स्ट काउंसिल बनकर के आ गए, डायरेक्टरी के शासन को खत्म करके। और 1804 में नेपोलियन बन गया फ्रांस का सम्राट। ठीक है, इट मीन्स ये कि सम्राट बनने का मतलब ये है कि नेपोलियन जो डेमोक्रेटिक रूल चल रही थी, ठीक है, डेमोक्रेटिक रूल जो चल रही थी कार्बोनरी के मेंबरों के द्वारा या फिर जो नेशनल असेंबली बनी थी उनके द्वारा,
तो ये डेमोक्रेटिक रूल को खत्म करके कहीं ना कहीं वो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट या फिर मोनार्कियल गवर्नमेंट को ही इंट्रोड्यूस किया और पूरी पावर फ्रांस की अपने हाथों में ले लिया नेपोलियन ने। लेकिन इसकी कुछ खासियत है। नेपोलियन की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है, जो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उसकी कुछ खासियत है जो कि हम लोग बात करेंगे। तो नेपोलियन की अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात करें तो उसमें सबसे पहले ये आता है कि नेपोलियन ने रूल करने के लिए अपना एक कोड बनाया था 1804 में, जिसे हम लोग नेपोलियन की संहिता या फिर नेपोलियनिक कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। नेपोलियन ने फ्रांस में और फ्रांस के साथ साथ अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप में अपना कंट्रोल करने के लिए कुछ नियम, कुछ कानून बनाया था, जिसके अकॉर्डिंग टू ये बताया गया था कि जितने भी प्रिविलेजेज हैं ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ के बेस पे जो प्रिविलेजेज मिलती थी उसको उन्होंने खत्म कर दिया। ठीक है, बर्थ के बेस पे मिलने वाला प्रिविलेजेस खत्म। लॉ के सामने हर कोई समान होगा, इक्वलिटी। ठीक है, लॉ के सामने इक्वल, सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा, सबके लिए इक्वल लॉ होंगे, ये बात भी उसी में कहा गया। और उसके साथ साथ इलेक्शन की भी सिस्टम उन्होंने बताया, इलेक्शन के सिस्टम को भी रखा, जहाँ पे 21 ईयर्स से ज़्यादा के जो लोग होंगे, जो टैक्स पे करते होंगे, उन लोगों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का बताया गया कि वो इलेक्शन में भाग ले सकते हैं, वोट दे सकते हैं। तो नेपोलियनिक कोड के अकॉर्डिंग टू ये सब आती थी। ठीक है, नेपोलियन कोड के साथ साथ और भी कई चीजें थी जो जिन्होंने नेपोलियन ने फ्रांस में आने के बाद, फ्रांस के इंपेरर बनने के बाद जो मेजर चेंजेज उन्होंने किया वो ये है, एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम। फ्रांस में फ्यूडल सिस्टम चल रही थी। पहले भी मैंने बताया था कि फ्रांस के जो रूरल एरिया था, जो गांव देहात की एरिया थी, वहां पे एक फ्यूडल होते थे जिसको कि हम लोग सामंत कहते हैं। ठीक है, फ्यूडल मीन सामंत, और ये एक सिस्टम है फ्यूडलिज्म। ठीक है, या फ्यूडल सिस्टम मतलब कि सामंतवाद, जहाँ पे गांव होते हैं और वो गांव का एक मसीहा होता है जिसको हम लोग फ्यूडल कहते हैं, और टोटल जो लैंड मास है उसका प्रोटेक्शन करना और उसका टैक्सेशन जो है, टैक्स का कलेक्शन करना, वो उनके कंट्रोल में ही होता था। ठीक है, तो फ्यूडलिज्म जो चलती थी, फ्यूडल सिस्टम को नेपोलियन ने खत्म कर दिया और न्यू सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन भी किया उन्होंने। सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन करने का ये मतलब है कि इटली और जर्मनी जैसे देशों में उन्होंने जो बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ था उसको थोड़ा सा यूनाइट करके और उसको सिंप्लीफाइड कर दिया वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जर्मनी लगभग 300 टुकड़ों में बटा हुआ था, क्लास 9th में भी पढ़ना है। लगभग 300 टुकड़ों में बटा हुआ जर्मनी को नेपोलियन ने 39 टुकड़ों में समेट करके जर्मन फेडरेशन बनाया था। और इटली के दो पार्ट बनाया उन्होंने। ठीक है, ट्रांसपेडेन, ठीक है, ट्रांसपेडेन और सिसेलपाइन। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने दो में लेकर के आया इटली को। फिर उसके बाद ये सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के द्वारा नेपोलियन ये चाहता था कि जैसा रूल फ्रांस पे चल रही है वैसा ही पूरे यूरोप पे चले, और पूरे यूरोप को अपने कंट्रोल में लेना चाहता था। अगर ये बताया जाए कि नेपोलियन का कितना बड़ा पार्ट था, उन्होंने कितने पार्ट को कंक्वेयर किया था, तो आप यूं ये कह सकते हो कि नेपोलियन ने इंग्लैंड को छोड़ के लगभग यूरोप पे उनका कंट्रोल था, लगभग यूरोप को उन्होंने जीता था। ठीक है, फिर उसके बाद अगर बात की जाए तो रिमूव द गिल्ड रिस्ट्रिक्शन। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन की अगर बात की जाए तो गिल्ड एक रिस्ट्रिक्शन की बात मतलब समझ में आ रही होगी कि कुछ रोक, कुछ निषेध की बातें इसमें कही जा रही है। ठीक है, और गिल्ड क्या होता है, सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि गिल्ड होता क्या है। तो गिल्ड इज द एसोसिएशन ऑफ क्राफ्ट पीपल एंड ट्रेडर्स। गिल्ड इज द एसोसिएशन ऑफ क्राफ्ट पीपल्स एंड ट्रेडर्स, यानी कि बिजनेसमैन जो लोग होते हैं, जो मर्चेंट्स होते हैं, ठीक है, या फिर क्राफ्ट पीपल्स होते हैं, उनका एक समूह होता है जिसको गिल्ड कहा जाता है। और इसके अकॉर्डिंग टू बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं। जैसे नए नए अगर कोई मर्चेंट्स उसमें जुड़ रहे हैं तो उनके लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन डाल दिया जाता है, या फिर नए मेंबर का बहाली करने के लिए उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं।
आप यूं कहो तो उस पर एक सेंसरशिप लागू हो जाती है, या फिर कॉपीराइट क्लेम, जो आज हम लोग जानते हैं कॉपीराइट क्लेम भी हो जाती है। ठीक है, कि सेम प्रोडक्ट वो सेल नहीं कर सकते हैं, प्रोडक्ट में बहुत सारे चेंजेस करना पड़ेगा। तो गिल्ड के अकॉर्डिंग टू मैनी रिस्ट्रिक्शन थी, और इसीलिए नेपोलियन ने सबसे पहले क्या किया कि गिल्ड के रिस्ट्रिक्शन को खत्म कर दिया। ठीक है, ट्रेड में ये बहुत बड़ी हलचल थी। उसके बाद साथ साथ ये भी किया नेपोलियन ने, लेट द स्ट्रेस ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एज लाइक ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड बैंकिंग सिस्टम। अच्छे रूलर का ये एक बहुत बड़ी सिंबल होती है, बहुत बड़ी निशानी होती है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो नेपोलियन ने फ्रांस में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को उन्होंने डेवलप किया, उन्होंने कम्युनिकेशन सिस्टम को डेवलप किया, बैंकिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया, साथ ही साथ मेजरमेंट सिस्टम को उन्होंने लाया। मेजरमेंट, माप तौल की नई प्रणाली को लाने वाला नेपोलियन बोनापार्ट था। ठीक है, तो ये सारे सिस्टम, ये सारे बदलाव एकाएक इतनी बड़ी चेंजेस तो जो थी पूरे विश्व में किसी और ने नहीं कर पाया था जितना कि नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने छोटे से कार्यकाल में किया। ऐसा बताया जाता है कि दीपक की गति जितनी तेज होती है उतनी ही जल्द वो बुझ जाती है। नेपोलियन बोनापार्ट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। चलिए, ये जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि नेपोलियन का, ये तो हम लोगों ने मेरिट्स पढ़ा कि नेपोलियन ने ये किया। नेपोलियन के मेरिट्स के साथ साथ कुछ डिमेरिट्स भी हम लोगों के पास में आ रहा है। ठीक है, गुण है तो अवगुण का आना लाजमी है। ठीक है, तो नेपोलियन की अगर डिमेरिट्स की अगर बात करेंगे तो थोड़ा सा हम लोगों ने जब कंक्लूजन निकाला तो ये पता चला कि कुछ लोकल पॉपुलेशन है जिसको नेपोलियनिक रूल में कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा था। ठीक है, अब किस तरह की प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था वो भी देख लेते हैं। तो जो उनकी न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट था, ठीक है, डिड नॉट गो हैंड इन हैंड। जो पॉलिटिकली उनका राइट था वो किसी एक खास व्यक्ति के हाथों हाथ नहीं था, वो एक ही व्यक्ति के हाथों में था। इसीलिए मैंने कहा था कि उन्होंने डेमोक्रेटिक जो वे चल रही थी वहां पे फ्रांस में, उसको हटा करके उन्होंने मोनार्कियल सिस्टम को लाया था, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, वन हैंड, एक हाथों में पावर थी। दूसरी बात कि टैक्सेशन वेयर इंक्रीज, जो टैक्सेस थी वो काफी बढ़ गया था। नेपोलियन के रूल में, नेपोलियन के समय में टैक्स काफी बढ़ गए थे। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम थी कॉमन पीपल के लिए। तीसरी बात, ठीक है, तीसरी बात कि कंपल्सरी इनरोलमेंट ऑफ पीपल इनटू द फ्रेंच आर्मीज, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि फ्रांस के हर एक व्यक्ति के लिए ये कंपल्सरी था कि वो फ्रेंच आर्मी में पार्टिसिपेट करे। इट मीन्स स्मॉल पीजांट्स, ठीक है, वर्कर्स, लेबर, वो जब जरूरत पड़े, जिसकी जरूरत पड़े उसको फ्रेंच आर्मी में रखता था और कंपेयर करने के लिए अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप में ले जाता था। इट मीन्स कि जरूरत के समय हर किसी व्यक्ति को फ्रांस का आर्मी बनाया जाता था, जबरदस्ती। ठीक है, जबरदस्ती भी बनाया जाता था। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। ठीक है, और उसके साथ साथ ये प्रॉब्लम तो होती ही है, ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी में नहीं होती, बाकी हर जगह होती है कि पीपल वेयर नॉट फ्री टू एक्सप्रेस देयर व्यूज। अपना व्यूज, अपना आइडियाज सब अपने पॉकेट में रखो भाऊ। ठीक है, जब डेमोक्रेटिक हो तो जाकर के ये निकालो, अन्यथा आप ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट में अपने पॉकेट में रखो। डेमोक्रेसी है तो आप ट्विटर पे जाके लिखो, व्हाट्सएप पे जाके लिखो, फेसबुक, निम्बज और कुछ जहां लिखना है लिखो, लेकिन वो अगर ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो अपना व्यूज, अपना आइडियाज अपने पॉकेट में रखो, अगर आप रूलर नहीं हो तो। ठीक है, तो ये नेपोलियन की रूल थी, और नेपोलियन के समय में बहुत सारे प्रॉब्लम कॉमन पीपल, लोकल पीपल को फेस करना पड़ रहा था, जो हम लोगों ने देखा। तो अगर आपसे बाबू क्वेश्चन पूछा जाए कि जैकोबिन क्लब क्या है, या फिर नेपोलियन का इंपोर्टेंस क्या है, नेपोलियन का रोल क्या है, तो आप बोल सकते हो, ठीक है, आप बोल सकते हो कि स्प्रीडिंग नेशनलिज्म में नेपोलियन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों रोल है भाई इंपॉर्टेंट? कि नेपोलियन ने इतना बड़ा चेंजेस किया। क्या यूरोप में इससे पहले इतना बड़ा चेंजेस किसी ने किया था? नहीं किया था। अरे नेपोलियन ने डेमोक्रेटिक सिस्टम जैसा कोड लेकर के आया, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान लेकर के आया, कोई लाया था? नहीं लाया।
किसी ने वोटिंग राइट दिया था? नहीं दिया। नेपोलियन ने कुछ तो दिया। इसलिए हम बोल रहे हैं कि नेपोलियन का कुछ इंपोर्टेंस भी है। नेशनलिज्म को राइज करने वाला पहला इंसान बोल सकते हो आप नेपोलियन बोनापार्ट को, जिसने नेशनलिज्म को बहुत ज्यादा हद तक स्प्रेड किया अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप में। ठीक है, उसके बाद उनकी अगर डिमेरिट्स की बात किया जाए कि नेपोलियन का जो रोल तो पढ़ लिए हम लोग, और ये प्रॉब्लम क्या था नेपोलियन के रूल में लोगों का, वो पूछे तो आप ये सब लिख सकते हो। ठीक है, आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग वेट कीजिए, बहुत जल्द मिलने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद।